तो हेलो दोस्तों, आप सभी का जॉब्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि जेटेड 2025 के लिए मैंने मेरे इस यूट्यूब चैनल में सीडीपी, ईवीएस, हिंदी और सारे चीज़ों का क्लासेस ले रहा हूँ। तो पहले मैंने सीडीपी को पकड़ा है। सीडीपी का क्लास 1 लिया है, जिसमें हम लोगों ने जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को पढ़ा, एग्जाम्पल के साथ समझा सारे चीज़ों को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेव बायस्की के संपूर्ण चीज़ों को समझेंगे, उसके सिद्धांत को जानेंगे कि लीव बायगोत्स्की ने क्या प्रिंसिपल दिया है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मेरे से नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 6206096939 पर व्हाट्सएप करना है। जेटेड 2025 कंप्लीट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लीव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को समझेंगे हम लोग, उसने क्या प्रिंसिपल दिया था। तो चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं कि क्या लीव वाइगोस्की ने प्रिंसिपल दिया था और उसने क्या समझाने की कोशिश किया था कि बच्चे किस प्रकार क्या करते हैं। लीव वाइगोस्की एक रूसी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और वह मानते थे कि सामाजिक संपर्क विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक संपर्क बहुत जरूरी है क्योंकि ये डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति के अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है, बाद में अधिगम होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण तब होता है जब बच्चे लोगों और पर्यावरण के साथ संवाद करते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चों के संग यादों के विकास की अन्य लोगों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से बढ़ाया जाता है, विशेष रूप से वे जो अधिक कुशल होते हैं। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ एक बच्चे की क्षमताओं और व्यवहारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीन पियाजे का मानना है कि पहले विकास होता है, बाद में अधिगम होता है, लेकिन लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि पहले अधिगम होता है और फिर बाद में विकास होता है। लेव वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण धारणाएं हैं जो कि आप देख सकते हैं, इससे क्वेश्चन बनता ही है, नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। ZPD की पहचान तब की जाती है जब कोई बच्चा समस्या को हल करने के निकट पहुंच जाता है, लेकिन उसको कुछ मदद की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन मदद के बिना समस्या को खुद हल करने में असमर्थ रहता है। या एक बच्चे की वर्तमान क्षमता और समस्या को हल करने की संभावित क्षमता के बीच का एक अंतराल होता है। मतलब उसको एक तनिक थोड़ा सा कोई अगर सहायता कर देगा तो उस चीज़ को हल कर देगा। वास्तविक विकास और संभावित विकास, MKO, मोर नॉलेजेबल वेदर, ये भी एक चीज़ है जो ज़्यादा जानते हैं, जैसे कि अध्यापक, माता पिता, दोस्त आदि। स्काफोल्डिंग, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे पाड़ या ढांचा कहा जाता है। वयस्कों के द्वारा दी जाने वाली अस्थायी, परमानेंट नहीं, अस्थायी सहायता या सलाह को स्काफोल्डिंग कहते हैं। भाषा पर लेव वाइगोत्स्की के विचार निम्नलिखित है। लेव वाइगोत्स्की का विचार निम्नलिखित है। भाषा पर लेव वाइगोत्स्की के विचार निम्नलिखित है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होता है, लेकिन बाद में एक साथ हो जाता है। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार उत्पन्न होता है। ये सही बात है। निजी भाषा, आंतरिक भाषा, प्राइवेट स्पीच, इसमें बच्चे अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि एक बच्चा विकासशील भाषा के कार्यों में 3 चरणों के माध्यम से निम्न प्रगति करता है। दोस्तों, यदि आप इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो 6206096939 पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको यह नोट्स प्राप्त हो जाएगा। CDP, EVS, हिंदी, SST और साइंस सबका नोट्स मेरे पास है, आपको मिल जाएगा। सामाजिक भाषण, सोशल स्पीच, 3 से 4 वर्ष की आयु से पहले। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर दूसरों को नियंत्रित करने
या सरल अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अहंग केंद्रित भाषा है ना, यह ज़्यादातर स्वयं के बारे में बात करना है और आमतौर पर जोर से बोला जाता है। बच्चे के अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने में इसकी भूमिका होती है। आंतरिक भाषण 7 वर्ष से अधिक, यह विचार और व्यवहार को नियंत्रित करने वाले अनकहे शब्दों द्वारा चिन्हित है। वाइगोत्स्की स्कूलों में भाषा संबंधी गतिविधियों और कक्षा के अंदर और बाहर पाठचर्चा संबंधी बातचीत में सांस्कृतिक तत्वों को शामिल करने के लिए जोरदार तर्क देते हैं। सिगमंड फ्राइड, अभी हम लोग सिगमंड फ्राइड के बारे में जानेंगे। ये भी एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। मानव विकास का मनोविश्लेषण सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो कि एक ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मध्य मस्तिष्क का विश्लेषण किया गया था। सिगमंड फ्राइड ने 3 तरह के मन बताए: चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन। चेतन मन या मन वर्तमान के विचारों से संबंधित है। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने कितने प्रकार के मन के बारे में बताया था? चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन 10%, यह मन वर्तमान के विचारों से संबंधित है। चेतन मन एक ऐसा स्तर है जिसके तहत व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और सामरिकों से अवगत होता है। अर्धचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन मन में हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ समय देकर यदि याद किया जा सकता है। ऐसा मन जिसमें याद होते हुए भी याद ना आए कोई भी चीज़, पर जब मन पर ज़्यादा जोर दिया जाए तो कोई भी चीज़ याद आ जाता है। अर्धचेतन मन एक ऐसा स्तर है जिसके तहत एक व्यक्ति अपनी भावनाओं और संभावों के संबंध में जागरूकता प्राप्त करता है, यदि वह इसे निकट से देखता है तो। अचेतन मन, इसमें भी बातें होती है जो हम भूल चुके हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आती है, और जो मन चेतना में नहीं होता है या दुखी दंभित इच्छाओं का भंडार होता है। अचेतन मन एक ऐसा स्तर है जिसके तहत व्यक्ति अपनी मानसिक गतिविधियों से अनभिज्ञ होता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार यह स्तर उन सभी विचारों या भावनाओं के भंडार के रूप में काम करता है जो दामित्य है या सचेत जागरूकता से छिपे हुए हैं, क्योंकि यह मनोवैज्ञानिक असंतोष का कारण बन सकते हैं। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा है: इदम, अहम, परअहम। इदम, इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकता होती है, जैसे कि भूख, प्यास, सेक्स आदि को संतुष्ट करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकता है, नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। इदम मानव व्यक्ति का अचेतन हिस्सा है जो बुनियादी इच्छा को पूरा करने का काम करता है। इदम आनंद सिद्धांत पर आधारित है जो असामाजिक इच्छाओं की संतुष्टि की आकांक्षा करता है। इदम मूल व्यक्ति के घटक है जो जन्म से मौजूद है और यौन इच्छाओं को पूरा करने में प्रयास करता है। ईगो, अहम, यह आवश्यकताएं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और उसका कार्यान्वयन करता है या फिर परिणाम की चिंता करता है। अहम नियमों और नैतिकता की तलाश करता है और चेतन मन में निवास करता है। अहंकार हमेशा इच्छा को स्थगित करता है और तनाव को तब तक मुक्त करता है जब तक कि उसे वांछित वस्तुएं नहीं मिल जाती जिसके लिए वह प्रयास कर रहा है। अहम व्यक्ति का पहलू है जो तार्किक और तर्कसंगत होने और वास्तविकता की दुनिया से निपटने का प्रयास करता है। सुपर ईगो, परअहम, यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अनुसार काम करता है, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगी वह बुरे कामों से उतना ही दूर होगा, जैसे कि चोरी ना करना या झूठ ना बोलना आदि। परअहम व्यक्ति का नैतिक हिस्सा है जिसे विवेक भी कहा जाता है। यह आनंद के बजाय पूर्णता का प्रतीक होता है। परअहम इदम और अहम के बीच संतुलन के रूप में कार्य करता है। यह समाधान खोजने की कोशिश करता है जो ना तो इदम या अहम को चोट पहुंचाता है। माता पिता द्वारा अपनाए गए पुरस्कार और दंड के प्रति प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बच्चे के दिमाग में अति अहंकार विकसित होता है। सिगमंड फ्राइड ने मानसिक स्तरों, मनोवृत्तियों, रक्षा युक्तियों, व्यक्तित्व घटकों और मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को बताया है। मानसिक स्तरों, लेवल ऑफ मेंटल लाइफ, सिगमंड फ्राइड ने मन के चेतन, आप सभी गौर कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। सिगमंड फ्राइड ने मन के चेतन, पूर्व चेतन और अचेतन स्तर बनाए हैं जो व्यक्ति के विचारों और भावनाओं की जागरूकता की मात्रा पर आधारित होती है। मन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्तर अचेतन मन होता है,
जिसमें हमारी सभी दाम्पत्य विचार, अनुभव और भावनाएं होती है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार यह अचेतन हमारे व्यवहार और अनुभवों को लगातार प्रभावित करता रहता है, जिसके प्रभाव के बारे में हम जानते भी नहीं। मनोवृत्तियाँ, यह मनोवृत्ति हमारी आंतरिक उत्तेजनाएं होती है। हमारे अंदर अनेकों मनोवृत्तियाँ होती है जिन्हें जीवन और मृत्यु में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रत्येक मनोवृत्ति की अपनी मानस ऊर्जा होती है। जीवन मनोवृत्ति की ऊंची को लिबिडो ऊर्जा कहते हैं। यह जीवन ऊर्जा लैंगिकीय संतुष्टि से तुष्ट होती है, जबकि मृत्यु मनोवृत्ति आक्रामक हत्या, आत्महत्या जैसी क्रियाएं दर्शाती है कि दोनों मनोवृत्तियां समान रूप महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप देख सकते हैं सुरक्षा युक्तियाँ। मानव में संघर्ष, तनाव और भरगवसा आदि जीवन में अनिवार्य है। रक्षा युक्तियाँ जीवन की इस भरगवसा और कष्टदायक स्थिति को कम करने का कार्य करती है। ये सभी चीज़ें मस्तिष्क की बात करिए कि हमारे अंदर ये सभी क्वालिटियाँ होती हैं। भरगवसा का कारण है कि समस्या का कोई वास्तविक समाधान नहीं हो पाना। यह सुरक्षा युक्तियाँ व्यक्ति के अंदर खतरे की रक्षा करता है। निम्नलिखित रक्षा युक्तियाँ मानव में होती है, जो कि आप देख सकते हैं। तर्क संगति, इसमें आपको विवेकपूर्ण व्यवहार के लिए तर्कपूर्ण कारण बताया जाता है, जैसे कि अपराधी को अपने व्यवहार का कारण बुरी संगत बताना और किसी कोर्स में प्रवेश न मिलने पर उसे व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं बताना। इसे अपराध व परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। दमन, इस युक्ति में अवांछनीय या अस्वीकार विचारों, भावों, यादों और अचेतन में धकेल देना, क्योंकि इसे याद करना कष्टपूर्ण या भय पैदा करने वाला होता है। कई महिलाएं गंदी गालियों को दमन कर देती हैं। प्रतिस्थापन, इसमें सांवेगिक प्रतिक्रियाओं को एक व्यक्ति या परिस्थिति से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर देना होता है। जैसे कि माता से दंड मिलने पर बालक क्रोधित होकर अपना क्रोध अपने खिलौने या अपने छोटे भाई बहनों पर निकाल देते हैं। इसे रिप्लेसमेंट कहा जाता है। प्रक्षेपण, व्यक्ति अपनी गलती से उत्पन्न चिंता को बाहरी वातावरण या संसार पर प्रक्षेपित कर देता, लॉन्च कर देता है। जैसे कि मैं उसे घृणा करता हूँ के बजाय वह मुझसे घृणा करती है, कहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिक्रिया निर्माण, रिस्पॉन्स बिल्ड, अपनी भावनाएं व्यवहार के बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया विकसित करना, जैसे कि ज्ञान के स्थान पर प्रेम करना। अभी हम लोग सब क्लियर हो गया। अभी इस चीज़ को देखेंगे हम लोग क्या, मनोलैंगिक विकास, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सिगमंड फ्राइड के अनुसार मानव का जीवन पर्याप्त व्यवहार अपनी आधारभूत प्रेरणा की संतुष्टि की आवश्यकताओं द्वारा अभिप्रेरित होता है। बालक के मनोलैंगिक विकास की अवस्था इस जीवन ऊर्जा लिबिडो के संतुष्ट कारण के प्रकार पर निर्भर करती है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार इस मानव लैंगिक अवस्थाओं को निम्नलिखित अवस्था में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य अवस्था या मौखिक चरण, ओरल स्टेज, जो कि 0 से 18 माह है। बालक के विकास के प्राथमिक अवस्था मुख्य अवस्था है, जो जन्म से 18 माह तक की अवधि तक होता है। यह सिगमंड फ्राइड ने बताया है। मुख्य क्रिया है जिनमें होठ, जीभ और सहायक अंग मुख्य भाग होते हैं, जैसे कि चूसना, निगलना, दबाना, काटना बालक को खुशी देता है। अधिक संतुष्टि या कम संतुष्टि से वह निर्धारण हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप वेस्ट ऑफ अधिक खाने, शराब पीने या धूम्रपान करने का विकास होता है। गुदीय अवस्था है गुदाचरण, जो कि 18 माह से 3 वर्ष है। बालक के विकास की यह अवस्था 18 माह से 3 वर्ष तक की होती है, जिसमें जीवन ऊर्जा मुख्य से गुदा क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाती है। बालक को खुशी का अनुभव मुख्य रूप से त्यागने की क्रिया और उससे संबंधित क्रियाओं से होती है, जैसे कि मल त्याग की क्रिया उसे तनाव से मुक्त और खुशी देती है। बहुत कटोरियाँ, बहुत हल्का शौचालय प्रशिक्षण निर्धारण का कारण बन सकता है, जैसे कि परिणाम स्वरूप विकास या तो गंदा हो सकता है या कम आत्म नियंत्रण, लेकिन उदार या साफ सुथरा व्यवस्थित लेकिन मतलबी हो सकता है। पौलिक चरण, जो कि 3 वर्ष से 5 वर्ष की आयु की है। यह अवस्था 3 से 5 वर्ष की होती है, जिसमें बालक का संतुष्ट कारण जननांगों पर केंद्रित होता है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार बालक अपनी माता तथा बालिका अपने पिता से प्रेम करता है। ये किसने कहा था? सिगमंड फ्राइड ने, और उसे दूसरे में बांटना नहीं चाहते हैं।
बालक विपरीत लिंगीय अभिभावक से लगाव और समान लिंगीय अभिभावक से द्वेष रखता है। सिगमंड फ्रायड ने इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है। इसी तरह बालिका का अपनी माता से रूढ़पन और पिता से प्रेम इलेक्ट्रा ग्रंथ कहलाता है। इंदु पर इस कार्यों का सफल समाधान में से एक परिपक्व जान पहचान विकसित होती है। इडिपस कॉम्प्लेक्स लड़के का अपने माँ के प्रति सैन्य की भावना, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लड़की का अपने पिता के प्रति सैन्य की भावना। अहंकार, शेष अवस्था में बालक अपने रूप पर मोहित हो जाता है, वह स्वयं से प्रेम करने लगता है। इस आत्मा प्रेम की भावना को सिगमंड फ्रायड ने स्वयं मोह कहा है। यह किशोर अवस्था में अधिक होता है। विलंबित चरण है ना, जो कि 6 वर्ष से 12 वर्ष है। बालक की व्यवस्था 5 वर्ष से यौन आरंभ तक होती है, जिसमें लैंगिकता कम महत्वपूर्ण होती है। यह अवस्था समानता शांत होती है। इस काल में बालक संज्ञानात्मक कौशल और सांस्कृतिक मूल्यों का ग्रहण करता है, वह अपने क्षेत्र का विस्तृत करता है। इस अवस्था के दौरान यौन ऊर्जा होती है, शैक्षणिक, खेल कूद और सामाजिक गतिविधियों की ओर अग्रसर होता है। इससे विपरीत लिंग में कोई दिलचस्पी नहीं या कम होता है। जननांग चरण, यह 13 वर्ष से एडल्ट है। किशोर अवस्था काल में जिसमें लैंगिक ऊर्जा पूरे बल के साथ दोबारा प्रकट होती है, इस काल में व्यक्ति को प्रेम अधिक परोपकारी होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 मुख्य घटनाओं से बनता है, जिनके नाम लिखित है, इदम, अहम और प्रहम, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। प्रत्येक घटक के अपने कार्य, सिद्धांत और गतिशीलता होती है। यह एक दूसरे से संबंधित होती है। व्यक्ति का व्यवहार इन तीनों घटकों की अंतक्रियाओं का परिणाम होता है। पिछले चरणों का सफलतापूर्वक पूरा करने के विपरीत लिंग के साथ एक परिपक्व अंतर्गत संबंध विकसित करने में मदद मिलेगी। समायोजन, एडजस्टमेंट क्या होता है? परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना ही समायोजन कहलाता है। एडजस्टमेंट, व्हाट इज एडजस्टमेंट, है ना, देखिए, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही समायोजन कहलाता है, ताकि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन प्रकृति, जीवन और पर्यावरण के साथ होता है। परिभाषा, स्किनर के अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। गेट्स के अनुसार समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिससे प्राणी अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है और वह अपने वातावरण के बीच अधिक संतुलित संबंध बनाता है। कोलमैन के अनुसार समायोजन अपनी आवश्यकता को पूरा करने तथा दबाव से निपटने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। कुसमायोजन क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो वह कुसमायोजन को दर्शाता है। कुसमायोजन के तथ्य निम्नलिखित है। क्या है कुसमायोजन का तथ्य? तो तनाव, जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता तो वह तनाव में आ जाता है। द्वेष चिंता, जब व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता है तो उसमें द्वेष और चिंता जागृत हो जाती है। दबाव प्रतियोगिता के कारण होता है। आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में आ जाता है। कुंठा, किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाना कुंठा कहलाती है। कॉन्फ्लिक्ट, जब एक ही समय पर 2 शक्तियाँ जागृत हो जाती है तब व्यक्तियों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाता है। सुरक्षा युक्तियाँ, यह ऐसी युक्तियाँ होती है जिनमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता और कमियों से मुक्त पाने के लिए एक अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। समायोजन करने के लिए व्यक्ति जिन रक्षात्मक युक्तियों का सहारा लेता है वो 2 प्रकार की होती है। उनके नाम निम्नलिखित है। प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है दोस्तों? तो तनाव को कम करने के लिए प्रत्यक्ष उपाय हुआ है जिसे व्यक्ति चिंतन रूप में अपनाता है। अप्रत्यक्ष विधि तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष उपाय हुए हैं जिनमें व्यक्ति अचिंतन रूप से अपना लेता है। तर्कसंगत, इसमें कोई व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठे कारण और प्रतिक्रिया देता है, जैसे कि पेपर पास न होने पर अध्यापक को दोष देना। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों ने देखें। अभी हम लोग एरिक एरिक्सन का जो प्रिंसिपल है उसको समझेंगे कि उसने किस प्रकार मनोवैज्ञानिक या मनोसामाजिक का सिद्धांत दिया था। देखिए दोस्तों, एरिक एरिक्सन का व्यक्तित्व विकास के सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एरिक एरिक्सन एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसका नाम है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जो व्यक्तित्व के विकास को समझने की कोशिश करता है और जो बचपन से ही कई चरणों में होता है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत पूरे जीवन काल में सामाजिक अनुभव के प्रभाव का वर्णन करता है। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत 8 चरणों के माध्यम से व्यक्तियों की वृद्धि और विकास पर विचार करते हैं और यह 8 चरण विकास के चरणों जो एक दूसरे पर निर्भर करता है।
यह चरण आपस में प्रभावित होते हुए, जैसे कि विकास के पहले चरण में क्या हुआ था और विकास और वर्तमान चरण में क्या चल रहा है। इस सिद्धांत पर इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि व्यक्ति स्वयं को समझने के तरीके और साधन कैसे सीखते हैं और वह पर्यावरण में दूसरों को कैसे समझते हैं। साथ ही यह भी जानते हैं कि व्यक्ति के लिए उनका क्या अर्थ है, वे एक दूसरे को क्या समझते हैं आदि। इरिक-इरेक्शन के प्रत्येक चरण में एक संकट या कार्य जरूर होता है जिसे हमें हल करने की आवश्यकता होती है, और एक अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। इरिक्सन ने अपने पूरे जीवन काल में जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित व्यक्तिगत मानव विकास के 8 अनुक्रम चरणों का प्रस्तावित किया है, जो आज तक कभी नहीं बदले हैं। इरिक इरेक्शन के अनुसार स्वयं की यह भावना बदल ही जाती है। इरिक इरेक्शन का मानना है कि व्यक्ति व्यक्तित्व विकास के विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है। जीवन के प्रत्येक चरण में नई जानकारी और अनुभव का एहसास होता है, और जो किसी के जीवन में मौजूद होते हैं या ऐसे मुद्दे हैं जो स्वयं या अहंकार की पहचान की भावना का सामना करते हैं। इरिक इरेक्शन में अहंकार की पहचान के अलावा यह भी माना है कि क्षमता की भावना गुणात्मक रूप से विभिन्न व्यवहार, रूप, स्वरूप और कार्यों को प्रेरित करते हैं, और इरिक इरेक्शन के सिद्धांत के प्रत्येक चरण का संबंध जीवन के क्षेत्र में समक्ष बनने से है। यदि इरिक इरेक्शन के सभी चरणों को अच्छी तरीके से संभाला जाता है तो व्यक्ति को महारत की भावना महसूस होगी, जिससे कभी कभी अहंकार शांति या अहंकार गुणवत्ता रूप संदर्भित किया जाता है। यदि मंच को खराब तरीके से प्रबंधित किया जाता है तो व्यक्ति अपर्याप्त की भावना के साथ उतरेगा। मनोसामाजिक सिद्धांत, है ना, यह सिद्धांत इरिक इरेक्शन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसी होती है उस पर था। इसके अनुसार पूरा जीवन 8 चरणों से होकर गुजरता है, जो कि बाल अवस्था से लेकर वयस्कता तक होती है। विश्वास बनाम अविश्वास, एक कौन दिया है? ये सिद्धांत इरिक इरेक्शन का है। उसमें कहा है, विश्वास बनाम अविश्वास जो कि 0 वर्ष से 1.5 से 2 वर्ष तक होता है। जिन बच्चों को माता पिता से प्यार, सहयोग, सहायता आदि मिलता है तब उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरे तरफ जिन माता पिता को प्यार, सहयोग, सहायता आदि नहीं मिलता है बच्चों को माता पिता से, तो वह रोना, बिलखना शुरू कर देता है, और इस क्रिया से बच्चे में आत्मविश्वास उत्पन्न होना शुरू होता है। विश्वास बनाम अविश्वास के दौरान शिशु उस विश्व के बारे में अनिश्चित होता है जिसमें वह रहते हैं, और देखभाल की स्थिति के लिए अपने प्राथमिक देखभाल करता है और देखते हैं। शिशु में आत्मविश्वास, चिंता और संदेह की भावना विकसित हो सकती है यदि देखभाल असंगत, अप्रत्याशित और अविश्वसनीय रहा तो। दूसरा है स्वायत्तता बनाम शर्म संदेह, है ना, जो कि 1.5 वर्ष से 3 वर्ष होता है। ऑटोनॉमी का अर्थ है स्वयं से मतलब है। जब बच्चे खुद से खाना, कपड़ा पहनना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं तब वह दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहते हैं, तो वह स्वयं स्वायत्तता कहलाता है। दूसरी और बहुत ही सख्त माता पिता जब काम करने पर डांटते हैं तो वह बच्चे अपने अंदर शक का अनुभव करने लगते हैं। इरिक इरेक्शन के अनुसार श्वेता बनाम शर्म या संदेह के स्तर पर बच्चे शारीरिक कौशल और स्वतंत्रता की भावना पर व्यक्तिगत नियंत्रण भावना विकसित करने पर केंद्रित होते हैं। इस अवस्था में यदि बच्चे की आलोचना की जाती है और अत्यधिक नियंत्रित किया जाता है तो उन्हें नियंत्रण में रखा जाता है या स्वयं को मुखर करने का अवसर नहीं दिया जाता है, तो वह जीवित रहने की अपनी क्षमता में अपर्याप्त महसूस करने लगते हैं और फिर दूसरों पर अत्यधिक निर्भर हो सकते हैं, और उनमें आत्मसम्मान की कमी भी हो सकती है। तीसरा है पहला बनाम दोष अपराध, है ना, जो कि 3 वर्ष से 6 वर्ष में होता है बच्चों में। जब बच्चे में समझ की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है तब उसमें जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है, और उत्सुक होने की वजह से वह पहल करता है। दूसरे तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं या उसे डांट देते हैं तब उसके अंदर दोष भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था के दौरान बच्चे निर्देशन, खेल तथा अन्य सामाजिक तंत्र क्रिया के माध्यम से खुद को अधिक बार मुखर करते हैं। बच्चे गतिविधियों की योजना बनाना, खेल खेलना और दूसरे के साथ गतिविधियां करना शुरू कर देते हैं। अगर उन्हें यह अवसर दिया जाता है तो बच्चे पहले की भावना विकसित करने और दूसरों का नेतृत्व करने और निर्णय लेने की अपनी क्षमता में सुरक्षित महसूस करते हैं। इसके विपरीत यदि आलोचना या फिर नियंत्रण के माध्यम से इस प्रवृत्ति को दबाया जाता है तो बच्चे में अपराध की भावना विकसित हो जाती है। चौथा है परिश्रम उद्योग बनाम अपराधहीनता, जो कि 6 वर्ष से 12 वर्ष होता है। इस आयु में बच्चा
माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता था, इसे परिश्रम कहते हैं। दूसरी तरफ अगर अपने बच्चे को कोई काम दिया और उसे उस काम को करने की क्षमता कम है तो वह उस काम को नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसमें हीनता आनी शुरू हो जाएगी। इस अवस्था में 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे वाले अवस्था हीनता उत्पन्न होती है। इस अवस्था में बच्चे को उनकी पहले पहल के लिए प्रोत्साहित और मजबूत किया जाता है। इस वजह से वह अपने आप को मेहनती महसूस करने और लगते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी क्षमता में आत्मविश्वास महसूस करने लगते हैं। और आगे इस पहल को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है तो इस माता पिता और शिक्षकों द्वारा प्रतिबंध किया जाता है, जिससे बच्चा हीन महसूस करने लगते हैं और अपनी क्षमताओं पर संदेह करता है और इसीलिए अपने शैतानी संतानों तक नहीं पहुंच पाता है। पहचान बनाम भ्रांति भूमिका भ्रम 12 से 18 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे में अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है और दूसरी तरफ जो बच्चे उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते हैं तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। इस अवस्था में किशोर व्यक्तिगत मूल्य विश्वासों और लक्ष्य की गहन खोज के माध्यम से स्वयं और व्यक्तिगत पहचान की भावना की खोज करते हैं। पहचान बनाम भूमिका भ्रम विकास का एक प्रमुख चरण है, जहाँ बच्चे को उन भूमिकाओं को सीखना होता है कि एक वयस्क के रूप में ग्रहण करेंगे। आत्मीयता बनाम अलगाव 18 से 35 वर्ष। इस अवस्था में आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता है, जिससे वह सबसे अलग रहता है और इसी को अलगाव कहते हैं। आत्मीयता बनाम अलगाव अवस्था से बचना, प्रतिबद्धता और संबंधों से डरना, अलगाव अकेलापन और कभी कभी अवसाद का कारण बन सकता है। आत्मीयता बनाम अलगाव चरण में सफलता प्रेम के गुणों की ओर ले जाती है। सत्वा है जनानात्मक उत्पादकता बनाम स्थिरता, जो कि 35 वर्ष से 65 वर्ष है। जनात्मक उत्पादकता बनाम स्थिरता में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं, जबकि दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता है तो उसमें स्थिरता आ जाती है। उत्पादकता बनाम स्थिरता के माध्यम से हम बड़ी तस्वीर का भाग होने की भावना विकसित कर सकते हैं। उत्पादकता बनाम स्थिरता के योगदान करने का तरीका खोजने में विफल रहने से हम स्थिर हो जाते हैं और अनुत्पादकता महसूस करते हैं। संपूर्णता ईमानदारी बनाम निराशा, यह 65 वर्ष से आगे की है। संपूर्णता ईमानदारी बनाम निराशा की उम्र पर आदमी की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। वह अब अपने भविष्य के बजाय अपने बीते दिनों को याद करता है कि उसके कितनी सफलताएं हुई और कितनी असफलताएं हुई। उसने जीवन में क्या किया और क्या कमाया, क्या नहीं किया, क्या खोया। या यदि उसकी सफलताएं ज़्यादा मिलती है तो उसे संपूर्णता कहते हैं। अगर किसी से ज़्यादा सफलता हासिल नहीं की है तो उसमें निराशा आ जाती है। संपूर्णता ईमानदारी बनाम निराशा, इस दौरान हम अपनी उपलब्धियों पर विचार करते हैं और हम थोड़ा ठहर कर सोचते हैं कि हमने अपने जीवन में क्या कमाया, क्या पाया और क्या खबर खोया। अगर हम स्वयं को एक सफल जीवन जीने के रूप में देखते हैं तो हम ईमानदारी विकसित कर सकते हैं। एरिक एरिक्सन का यह मानना था, यदि हम अपने जीवन को उत्पादक के रूप में देखते हैं तो अपने अतीत या फिर बीते हुए पल के बारे में अपराध बोध महसूस करते हैं या फिर महसूस करते हैं कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा किया था, तो हम जीवन में असंतुष्ट हो जाते हैं और निराशा का विकास होता है। अक्सर अवसाद और निराशा की ओर ले जाता है। इरिक एरिक्सन के 8 चरणों की श्रृंखला में मानव व्यक्तित्व विकास का आवरण किया है, जो कि जन्म के समय व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को जारी होता है। ये उसका जो है उसको पूरी तरह से शॉर्ट किया गया है, कंप्लीट। यदि आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एडवर्ड थर्नडाइक को देखेंगे, थर्नडाइक का सिद्धांत को जानेंगे कि उसने क्या सिद्धांत दिया था, जो कि आपको समझ में आएगा।